हेलो बच्चों, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि एक विमीय गति। तो आइए समझते हैं कि गति क्या होता है। गति से पहले समझते हैं कि विरामावस्था क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और आज के चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि एक विमीय गति, एक दिशा में गति। देखिए सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज गति कर रही, कोई चीज रुकी हुई है, मान लिया आप देखते होंगे कि आपके घर पर कोई मेज रुका हुआ है, रखा हुआ है। आप सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आते हैं तो मेज कमरे के उसी कोने पे या उसी जगह पे पड़ा रहता है। लेकिन आप इस मेज को जब देखते हैं तो आप खुद अगर चल रहे हो तो आपसे और मेज की दूरी लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप भी रुके हुए हैं और मेज तो रुका ही है, तो इन दोनों के बीच कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच का दूरी, डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ कैसे फील होती हैं, आपको वो मेज रुका हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब होता क्या है कि कोई चीज रुकी है या कोई चीज मोशन कर रही है, गति कर रही है, ये बात डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है और कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे जिस मेज को हम लोग अपने कमरे में बैठकर उसको रुका हुआ देखते हैं, वही मेज अगर कोई चंद्रमा से देखे तो वो देखेगा कि वो मेज पृथ्वी के साथ बहुत तेज गति से क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी लगातार क्या करती रहती है, गति करती रहती है। इसी तरीके से हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पर चीजों को चलते हुए देखते हैं। जैसे पंखा चलता है, पंखा चलता है पर कहीं नहीं जाता, जबकि कार चलती है तो कहीं चली जाती है, हवाई जहाज चलता है तो कहीं चला जाता है, पंखा कहीं नहीं जाता। तो इस तरीके से देखें तो गति के कई उदाहरण हमारे पास डेली लाइफ में भी हैं। जैसे सांप का चलना, मच्छर का चलना, या मक्खी का चलना, इंसानों का चलना, पंखे का चलना। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये चलना का क्या मतलब है यहाँ पे, और गति का क्या मतलब है, और अगर कोई चीज रुकी है तो इसका क्या मतलब है, और कैसे हम इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इन टॉपिक्स से हमारे पास नीट जेई या बोर्ड एग्जाम्स में, 11th के बोर्ड एग्जाम्स में, या अलग अलग जगहों पे बार बार गति से संबंधित कॉन्सेप्ट कैसे यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, आज का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्थिति, पोजीशन। कोई चीज कहीं रखी हुई है या कोई चीज चल रही है, गति कर रही है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप किसी शहर का नाम बताएंगे या कोई चीज बताएंगे, कोई जगह बताएंगे कि भाई यहाँ पर है। अब आपसे पूछा जाए कि आपके घर से स्कूल की दूरी क्या है, तो आप बताएंगे मान लिया कि 3 किलोमीटर। तो अब सोचिए कि क्या घर से निकलकर किसी भी दिशा में जाने पर 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्कूल मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। स्कूल जाने के लिए घर से स्कूल की तरफ कोई एक निश्चित दिशा होगी, जिस दिशा में अगर आप चलें तो 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते आपका घर स्कूल आता है। यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ से चले होम से, और यहाँ स्कूल है, और आप सीधा भी चलिए तो ये डायरेक्शन हो गई स्कूल की। ठीक है। अब अगर आप इस तरफ चले होते तो चाहे जितना चलते स्कूल कभी भी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि जब आप स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि स्कूल कहाँ है, यानी उसकी लोकेशन बता रहे हैं, तो जब आप किसी चीज की लोकेशन बता रहे हैं, उसकी स्थिति कि वो कहाँ स्थित है, तो वो लोकेशन बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ रही होगी। वो है कि दूरी, और उसके साथ साथ दिशा। ठीक।
कि कितनी दूरी पे है और किस दिशा में, यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन हमको क्या बताता है, उस चीज की लोकेशन बताता है कि वह वस्तु कहाँ रखी है और कितनी डिस्टेंस पर रखी है, और उसके साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं किसी चीज की पोजीशन उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम फिर है कि जो आपका स्कूल है वो आपके रिस्पेक्ट में 3 किलोमीटर और किसी पर्टिकुलर दिशा में है, पर आपके फ्रेंड के लिए वही स्कूल किसी और डिस्टेंस पर और किसी और दिशा में है। यानी कि ऑब्जेक्ट वही है, स्कूल वही है, लेकिन स्कूल की जो लोकेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। किसी के लिए दूर है, किसी के लिए नजदीक है, किसी के लिए ईस्ट में है, किसी के लिए वेस्ट में है। वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन बता रहा है कि स्कूल की डायरेक्शन ये है, यानी कि ऑब्जर्वर। तो ध्यान रखिएगा, किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए हमें पहले चीज की जरूरत पड़ेगी, वो ये है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उस चीज को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हम डिफाइन करें लोकेशन को तो कैसे कर सकते हैं, सॉरी पोजीशन का, तो कैसे कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज इट्स पोजीशन। पोजीशन में डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों आता है, इसीलिए पोजीशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, जो रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लिए कि आपसे मैंने पूछा कि स्कूल कहाँ है, तो आप बताए कि हमारा स्कूल इतनी दूरी पर है, इतनी डिस्टेंस पर है और इतने डायरेक्शन में है। यानी कि आप हो गए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से जब आपका फ्रेंड बताएगा कि स्कूल कहाँ है तो वो हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वो अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा। लेकिन अगर ऐसे हर व्यक्ति अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करे तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल जो ऑलरेडी समझ में कम आते हैं बच्चों के, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इसलिए हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन देने वाला भी समझ पाए, क्वेश्चन को पढ़ने वाला और सॉल्व करने वाला भी पर्सन समझ पाए। तो वैसे फिजिक्स में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो है कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल। और कार्तीय तल के जो 3 एक्सेस यानी अक्ष हैं, वो अक्ष आपस में जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। जनरली रेफरेंस पॉइंट माने कि ओरिजिन। क्लियर हुआ, ओरिजिन माने जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें अब हम लोग करेंगे। यानी अब से हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, ओरिजिन हो गया। क्लियर है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 एक्सेस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तीनों एक्सेस के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, जहां पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हम कैसे रिप्रेजेंट करें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कैसे समझें। तो समझ लीजिए, अगर आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने सामने एक कॉपी इमेजिन करिए। कॉपी के पास 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो जो साइड आपके पास है उधर 2 कॉर्नर है, 2 आपसे दूर रहता है। क्लियर है। अब एक लेफ्ट साइड में होगा, एक राइट साइड में होगा। जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है आपके पास, मान लीजिए ऐसे कॉपी है, ये कॉपी है, तो यहाँ और यहाँ 2 कॉर्नर आपकी तरफ है। उस कॉर्नर में जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है उसको पकड़िए कि ओरिजिन है। अब
वहां से एक साइड आपकी एक्स आपके राइट हैंड साइड की तरफ आती है कॉपी की, जिस डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं वो हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस तरफ हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, आपकी कॉपी से दूर, उसी कॉपी के अलोंग लेंथ जो उसकी है वो दूर जा रही होगी आपसे आगे की तरफ, वो हो गया वाई एक्सिस। और ऐसे उसी ओरिजिन पर ऐसे पेन रख दीजिए, ये आपका हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। यही रूल हमेशा लागू होगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर आप लेफ्ट हैंड से देख पा रहे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कभी ना कभी लगा, अगर आप ऐसे रखिए तो ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, एक्स वाई जेड। अगर आप इससे भी नहीं समझ पाते तो अपने राइट हैंड को उठाइए, एक्स एक्सिस की तरफ लेकर जाइए ऐसे, और उसको घुमाइए वाई एक्सिस की ओर। फिंगर्स को क्या करिए, घुमाइए वाई एक्सिस की ओर, तो थंब हमको दिखाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। यही रूल है, यही कार्टेशियन प्लेन का बेसिक पॉइंट है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, तीनों एक्सिस से मिला हुआ एक ऐसी चीज जो हमें किसी बॉडी के लोकेशन को स्पेस में, 2 डायमेंशनल में और 1 डायमेंशनल में दिखा सकता है। जैसे अगर खाली कोई बॉडी खाली एक्स एक्सिस के अलोंग या सिर्फ वाई के अलोंग या सिर्फ जेड के अलोंग चल रही है तो हम उसे कहेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन है। कोई अगर प्लेन में चल रहा है जिसमें एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा है तो कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन है। और अगर कोई स्पेस में चल रहा है जैसे पतंग हो गया, मच्छर हो गया, तो उसका लोकेशन क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। अभी हम लोग फिर से देखेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना होता। अब इसका रिफरेंस क्या निकला इन सबका, पहला कि कोई चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज द डायरेक्शन। इसीलिए पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, पोजीशन हमको बताता है किसी चीज की लोकेशन, क्लियर, लेकिन लोकेशन वो बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट कार्टेशियन प्लेन के तीनों एक्सेस जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और वही ओरिजिन हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब से न्यूमेरिकल्स के लिए क्लियर हो गया। अब आता है कि मान लीजिए कि सर हमने रेफरेंस पॉइंट फाइनल कर लिया, कार्टेशियन प्लेन भी फाइनल कर लिया, अब हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मान लो कि ये हो गया पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक्स एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू चाहिए, वाई एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू चाहिए और जेड एक्सिस पे भी कुछ वैल्यू चाहिए, यानी उसका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। इन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक कोई पॉइंट है, ठीक। अब रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक लगी होगी, यानी क्लॉक भी रहेगा जिसके रिस्पेक्ट से हम टाइम का अंदाजा लगा पाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने 10 ओ क्लॉक पर मॉर्निंग में देखा कि पॉइंट यहाँ है। अब 10 ओ क्लॉक के बाद 2 सेकंड बाद देखे तो भी वही है, 10 सेकंड बाद देखे तो भी वही है, आधे घंटे बाद देखे तो भी वही है, 1 घंटे बाद देखे तो भी वही है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जो पॉइंट है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, यानी ना तो एक्स की वैल्यू बदल रही है, ना वाई की वैल्यू बदल रही है, ना जेड की वैल्यू बदल रही है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। किसमें है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो when a body does not change its position with respect to a frame of reference, sorry, with respect to a reference point, then that state of the body is said to be state of rest. जब कोई भी वस्तु अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू ए रिफरेंस पॉइंट, यानी कि किसी एक निश्चित निर्देश बिंदु से के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो हम कहेंगे कि वस्तु किसमें है, विराम अवस्था में है। ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले आप देखे P पर था, फिर कुछ देर बाद चल के किसी जगह चला गया, मान लो Q पे चला गया, तो उसके x की वैल्यू चेंज हो गई, मान लीजिए x डैश हो गई, y की वैल्यू चेंज हो गई, y डैश हो गई, और z की वैल्यू चेंज हो गई, z डैश हो गई। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि कुछ देर पहले अब वस्तु P पे थी, कुछ देर बाद वस्तु
क्यू पे है, कुछ देर पहले ऑब्जेक्ट पी पे था, फिर कुछ देर बाद चल के क्यू पे पहुंच गया। इसका मतलब है कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे वस्तु अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो उस स्टेट को कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। तो पहला डेफिनेशन आपको मिलेगा मोशन का। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो लिख सकते हैं द चेंज इन पोजीशन या व्हेन ए बॉडी changes its position with respect to a reference point with time is called as motion, या सिंपली कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी with respect to time is nothing but the phenomenon of motion। जैसे कोई कार कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, ये क्या है, मोशन है। ठीक, अब आप कहेंगे सर फैन का क्या एग्जांपल? तो फैन देखिए, फैन सुबह 9 बजे भी वहीं रहेगा, 10 बजे भी वहीं रहेगा, 11 बजे भी वहीं रहेगा, पर जब हम फैन की ब्लेड को देखेंगे तो ब्लेड अपने एक्सिस पर, अपने क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अपनी स्थिति को बार बार क्या कर रहे होंगे, बदल रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं फैन चलता है पर जाता नहीं है। क्लियर है ना? तो ये क्लियर है इतनी बात। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन क्या है? लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? The intersection point of the three axes of the Cartesian plane is called as origin, and that origin is always taken as reference point unless stated otherwise। अगर कुछ और नहीं कहा गया है तो यही ओरिजिन हमारा क्या रहेगा, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये तीन टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं अपने स्टेट मोशन पर। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन बेसिस पर डिपेंड करेगा। पहली बात, बेस्ड ऑन डायमेंशंस, मतलब कि कितने डायरेक्शन में, यानी किन किन एक्सिस के अलावा उसकी जो पोजीशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। मान लीजिए कि कोई लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, कोई चीज स्ट्रेट लाइन पर चल रही है। अब अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रही है और ये लाइन किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे हम अगर यहाँ कार्टेशियन फ्रेम बना के समझें तो ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन एक्स वाई और जेड। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ, कुछ देर बाद वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। अब अगर वो सिर्फ इस तरीके से चल रहा है कि उसकी y की वैल्यू नहीं बदल रही है और z वाला लेवल भी नहीं बदल रहा है, यानी खाली क्या बदल रहा है, x एक्सिस, तो हम कहेंगे कि ऐसी बॉडी का मोशन जो सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन को चेंज कर रहा है उसे क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे किसी रस्सी के सहारे, जो किसी हॉरिजॉन्टल रस्सी के सहारे चलता हुआ कोई पर्सन, ठीक, जैसे किसी लाइन पर चलते हुए कोई कीड़ा जो कि किसी एक्सिस के अलॉन्ग हो, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशन, क्योंकि वो कोई एक ही वैल्यू चेंज कर रहा होगा वन डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे चल रहा है कि उसका एक्स एक्सिस भी बदल रहा हो और वाई भी बदल रहा, देखिए एक्स भी बदल रहा, वाई भी बदल रहा, तो ऐसा मोशन में क्या होगा, जब हमको मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डायरेक्शंस की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि मोशन क्या है, टू डायमेंशनल है। when we need two directions to express the motion of the body, then we can say the motion is two dimensional। जैसे एग्जांपल के लिए
कि किसी फर्श पे चलती हुई चींटी, उसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो बीचों बीच जा रही है। जैसे ये ऐसे मान लिया जा रही है फर्श पे, तो एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर हम इमेजिन करें कि कोई पतंग है, वो उड़ रहा है, तो वो हाइट में भी चेंज होता रहता है, दूर भी जाता रहता है और लेफ्ट राइट भी होता रहता है। तो दूर पास हो रहा है यानी एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो लेफ्ट राइट वाई एक्सिस हो गया और हाइट में जेड एक्सिस हो गया, यानी कि उसका मोशन कैसा होगा? 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तो एक तो ये तरीका है मोशन को डिफाइन करने का। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके बेसिस पर हम मोशन को 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। अगर कोई पर्सन, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे यानी सरल रेखा में गति कर रही है, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक। फिर मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे? सर्कुलर पाथ पे मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक। कोई पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है तो पैराबोलिक मोशन को कह सकते हैं। ठीक है। या कोई रैंडम किसी पाथ को फॉलो कर रहा है तो जिगजैग बोलेंगे। इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। आपका बहुत दिमाग इस पर लगे उसमें बहुत जरूरी अभी फिलहाल नहीं है, चैप्टर वाइज हम लोग एक एक मोशन को देख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन। मान लीजिए, इसे मान लीजिए मैं ये ऐसे करके फेंकूं, तो होगा क्या? 2-3 रास्ता हो सकता है कि ऐसे जाए, इस तरीके से ऐसे फेंके और ऐसे ही सीधा चला गया सीधे, तो जिस स्पीड से ये, जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट चलेगा, उसी डायरेक्शन में इस मार्कर के सभी पॉइंट्स चलेंगे। जिस स्पीड से ये पॉइंट चलेगा, उसी स्पीड से ये मार्कर के सभी पॉइंट्स चलेंगे। ऐसा मोशन कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल motion when the particles of a body travel in same direction with same velocity, then the motion is said to be translational motion। ठीक है। अब कहेंगे सर दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है? तो भाई पंखे का रिवॉल्यूशन, पंखे का मोशन देख ही रहे हैं आप। पंखे की ब्लेड्स लगातार घूमती हैं, पर फैन कहीं जाता तो नहीं है। अगर फैन कहीं जा नहीं रहा है तो फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, जो कुंडी है जिसके सहायता से वो पंखा लटका हुआ है ऐसे, ये तो कहीं नहीं जा रहा ना। ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? ऐसा मोशन कहलाएगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अगर हिंदी देखें तो ट्रांसलेशनल की मोशन की हिंदी है स्थानांतरीय, स्थान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। और रोटेशनल का हिंदी हो गया आपका घूर्णन, घूमना, किसी के चारों तरफ घूमना। ठीक है। और एक लास्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी गाड़ी का व्हील ट्रेवल करता है, तो व्हील कैसे ट्रेवल करता है? अपनी एक्सिस पर तो रोटेट कर ही रहा है, एक्सल उसकी ऐसे रहती है, व्हील ऐसे ऐसे चलता है, और साथ साथ वो आगे भी जा रहा है। तो जब व्हील आगे जा रहा है तो ये एक्सिस भी तो आगे जा रही है। इसलिए ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का कंबाइंड इफेक्ट यानी कि रोलिंग मोशन कहा जाता है। ठीक है। रोलिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? लोटनिक मोशन। अच्छी बात यह है कि आप इस सिलेबस में यानी फिजिक्स के सिलेबस में तीनों टाइप के मोशन पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और मैं आपको तीनों टाइप के चैप्टर यानी पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करूंगा आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। फिर अगले सेशन से क्लासेस चलेंगी स्टार्टिंग से फ्रॉम 0 टू एडवांस तक। ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये नेचर ऑफ
टाइप ऑफ मोशन है। आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब आपको। वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल किसी रस्सी पे चलते हुए कोई पर्सन, या आप स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ कोई व्हीकल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट, किसी ऊंचाई से गिरती हुई बॉल खाली वाई एक्सिस में गिरेगी, है ना। तो इस या तो ये अपने आप में कौन सा एग्जांपल हो गया, स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल किसी प्लेन पर चलता हुआ कोई मोशन, प्लेन पर होता हुआ कोई चीज, वो क्या कहलाएगा, प्लेन पर होता हुआ कोई मोशन क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल। और स्पेस में ट्रेवल करते हुए मिसाइल का मोशन कैसा होगा, थ्री डायमेंशनल। स्पेस में मोशन करते हुए मस्कीटो का, बीज का मोशन कैसा है, थ्री डायमेंशनल। सीधी लाइन के अलॉन्ग चल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो कर्व पाथ में तो कर्वीलिनियर या सर्कुलर मोशन। जिग जैग मोशन कर रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड जिग जैग मोशन, जब पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है तो कहेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन। अगर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटीज सेम नहीं है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो कहेंगे रोटेशनल मोशन। और इन दोनों के कंबाइंड इम्पैक्ट को क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। सो ये आपके टाइप्स ऑफ मोशन है, पर हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो अब हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन को फील करेंगे, उसको ही ऑब्जर्व करेंगे और उसके ही अलग अलग पैरामीटर्स को देखेंगे। ठीक है, तब आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर। हम लोग सिर्फ एक एक्सिस का कंसीडरेशन लेके हमेशा चलेंगे तो वो हमारा रहेगा एक्स एक्सिस। तो अब हमको टू डायमेंशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, वन डायमेंशन बनाने की जरूरत है। मतलब सॉरी, 3D बना ही नहीं रहे हैं, अब टू डायमेंशनल बना रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बॉडी है यहाँ पी पॉइंट पर, उसका एक्स कामा वाई दिया हुआ है या एक्स वन कामा वाई वन दिया हुआ है। ठीक है, अभी वहां है, कहाँ है, पी पे। जब पी पर है तो पी से चल के वो मान लो कहीं चला गया क्यू पॉइंट पर, तो वहां पे लोकेशन हो गया x2 कॉमा y1, क्योंकि ये खाली x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो x1 कॉमा y1 से ट्रेवल करके x2 कॉमा y2 पे चला गया, यानी किसी एक पॉइंट से ट्रेवल करके किसी दूसरे पॉइंट पर चला गया। और ऐसी ट्रेवलिंग हुई है कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। तो इस टाइप का मोशन कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहला, पाथ फॉलोड। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो कुछ रास्ता ट्रेवल करते हुए आते होंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। मान लो घर से कहाँ पहुंच गए, स्कूल, तो कोई पाथ फॉलो करते होंगे ना, किसी रास्ते से आते होंगे ना। हो सकता है कि कोई और स्कूल का बच्चा किसी और जगह से आ रहा है तो सीधा आया हो, कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है यहीं से ट्रेवल करने के लिए आपके पास एक ये रास्ता हो कि पहले इधर से निकलो यहाँ पहुंच जाओ, या इधर से निकलो यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक ही जगह से स्कूल तक जाने के में भी कई रास्ते हो सकते हैं। तो अब जिस भी जगह जिस भी रास्ते से जाएंगे उस रास्ते को फिजिक्स के टर्म में क्या कहते हैं, पाथ। वैसे हिंदी में भी इसको बोलते हैं पथ। रास्ते को हिंदी में क्या कहते हैं, पथ। ये है पाथ, ठीक, पथ, पाथ। क्लियर है। अब देखिए, जिस पाथ को आप फॉलो करते हुए गए हैं वो आपका हो गया पाथ या ट्रेजेक्ट्री। अब इसके बाद जब देखेंगे तो पाएंगे कि जब आप इस वाले रास्ते से जा रहे हैं तो आपके चलने वाली जो दूरी है वो अलग है, इस रास्ते से जो चल रहे हैं वो चलने वाली दूरी क्या है, अलग है। तो अगला डेफिनेशन हमारा हो गया दूरी यानी डिस्टेंस। ठीक, कैसे कंसीडर करेंगे तो ध्यान रखिए, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड
को क्या कहते हैं? दूरी। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो, जब आप मोशन कर रहे हैं तो जहां से जिस रास्ते से गए हैं उस पूरे रास्ते की टोटल लेंथ, कुल लंबाई, इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय ए मूविंग बॉडी। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल लेंथ है, यानी ऐसे ऐसे गए तो ये लेंथ, इधर से गए तो ये लेंथ, सीधे गए तो ये लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ है ये लंबाई है, और हम जानते हैं कि लंबाई कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर मोशन हुआ है तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो। तो दूसरा हमारा पॉइंट ध्यान रखना है, फॉर मोशन, अगर मोशन हो चुका है, मोशन हुआ है, तो ये नेवर निगेटिव है। मतलब अगर मोशन हुआ ही नहीं तो जीरो तो हो सकता है, लेकिन अगर मोशन हो चुका है, मोशन हो रहा है, तो ना तो जीरो ही होगा और ना तो निगेटिव ही होगा। पर मैं नॉन जी सिर्फ नेवर निगेटिव इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मोशन हो भी ना तो भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट हो गई, एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट मीटर, और बाकी यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, है ना, हेक्टोमीटर, दुनिया का है। पर आपको ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट क्या है? मीटर। स्मॉल एम से लिखेंगे और कैपिटल से लिखेंगे, मतलब सिंबल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और पूरा नाम लिखेंगे तो ऐसे, मीटर या METER दोनों लिख सकते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, तो इट विल बी इक्वल टू L। वाई? क्योंकि लेंथ है, इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है लेंथ। तो ध्यान रखिए, दूरी का एसआई मात्रक है मीटर, दूरी का डायमेंशन है कैपिटल एल। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर मोशन हुआ है, मोशन नहीं हुआ है, हिल ही नहीं रहे हैं, तो कहेंगे कि डिस्टेंस कितना है? जीरो। लेकिन अगर मोशन हुआ है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको डिस्टेंस के बारे में ध्यान रखना, और हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस की वैल्यू डेफिनेशन में है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए होम से स्कूल जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो किए हैं तो डिस्टेंस कुछ और होगा, और ये वाला पाथ फॉलो किए हैं तो डिस्टेंस कुछ और होगा, यानी डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो चाहे जिस रास्ते से जाइए, जिस जिस रास्ते से जाएंगे वो सभी पाथ फॉलोड होंगे। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रास्ते से गए, दूरी कम है तो आपकी गाड़ी का तेल कम लगेगा। किसी पर्टिकुलर रास्ते से गए और दूरी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है तेल ज़्यादा लगेगा। मैं ट्रैफिक वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके तेल को काउंट नहीं कर रहा हूँ। इस केस में सिंपली समझिए कि जैसे जैसे चलने पे तेल खर्च हो रहा है वो आपका डिस्टेंस है। आप ऐसे चलेंगे तेल की क्वांटिटी कुछ और होगी, ऐसे चलेंगे तेल की क्वांटिटी कुछ और होगी, सीधे चलेंगे तेल की क्वांटिटी कुछ और होगी। तो तेल जो खर्च हो रहा है वो समझ लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या मीटर रीडिंग बढ़ता है वो क्या हो गया? डिस्टेंस रीडिंग। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए गाड़ियों पे डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस का क्या नाम है? उसे कहते हैं ओडोमीटर। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत हम लोगों को पड़ती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया डिस्टेंस। अब आइए यहीं पर एक डेफिनेशन और कवर कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहेंगे विस्थापन। विस्थापन को हिंदी में पढ़िए, वी माने नहीं, कुरूप, उल्टा। वी माने उल्टा, कुरूप, वी करने से सुफल, विफल। ठीक है ना? तो वी लगता है तो चेंज क्रिएट करते हैं, उल्टा करते हैं। स्थापन माने स्थान, यानी किसी के स्थान में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विस्थापन।
किसी के स्थान में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, विस्थापन। स्थान माने लोकेशन, लोकेशन रिप्रेजेंट होता है पोजीशन से, यानी सिंपली कह सकते हैं विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, स्थिति परिवर्तन को क्या कहेंगे, विस्थापन। चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कोई एच होम पर है और स्कूल तक जा रहा है, किसी भी रास्ते से आ सकता है, पर एक्चुअल इफेक्ट क्या आया कि भाई घर से निकले थे स्कूल चले गए, रास्ता कौन सा लिया उससे मतलब नहीं है। तो जब ये बात मतलब नहीं है कि कैसे गए, ये मतलब है कि कहाँ पहुंचे, तो समझ जाइए कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही। तो एच से निकल के यानी घर से निकल के कोई किसी भी पाथ को फॉलो करे, लेकिन उसका नेट रिजल्ट है कि वो स्कूल पहुंच गया। तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है उसे हमेशा क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ध्यान रखिए, आप इससे छोटा कोई रास्ता ढूंढ के दिखाइए, नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे छोटा पॉसिबल डिस्टेंस होगा, यानी स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट जनरली किससे करते हैं, एस से। एस एक वेक्टर होता है, या ठीक है अभी वेक्टर नहीं ध्यान देंगे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मान लिया आप पी से स्टार्ट किए थे, क्यू तक गए थे, ठीक, तो आपका पोजीशन चेंज हुआ है किसमें, x1 की वैल्यू चेंज हो गई है x2 में, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी x2, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज काउंटेड फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये अगर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ तो निगेटिव आएगा, वो अभी हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। अब देखिए ध्यान से एक चीज कि आप मान लीजिए घर से स्कूल जा रहे हैं, तो कितने भी रास्ते हो सकते हैं, पर घर से स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता एक ही होगा और वो होगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जब आप कहीं से कहीं के लिए खींचेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स होगी कि और कोई हो सकती है। आप क्या एच से एस के बीच में कोई और स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, अगर नहीं खींच सकते इसका मतलब है कि एच से एस जाने के समय जो सबसे स्ट्रेट लाइन जा रही है वो एक और ओनली एक ही होगी, यानी उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होगी। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर होने का मतलब है कि उसके पास क्वांटिटी है यानी मैग्नीट्यूड है और साथ साथ डायरेक्शन है। जैसे अगर हम कहें कि P से Q गए हैं तो डायरेक्शन हो गई P से Q, अगर Q से P आए होते तो डायरेक्शन हो जाती Q से P। दोनों केस में दूरी वही है, मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएगा। बाकी चीजें इसकी डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस से ही रिलेटेड हैं, पर ध्यान रखिए क्योंकि ये वेक्टर है तो ये निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें एग्जांपल के हिसाब से देखें, अगर पर्सन Q से P आया होता तो निगेटिव वैल्यू होती डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि ओरिजिन की तरफ आते। अगर P से Q गए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती। अब मान लिए P से Q गए फिर Q से P वापस आ गए तो इनिशियल पॉइंट भी P है, फाइनल पॉइंट भी P है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। पाकिस्तान का एक केस था, एक आदमी को मर्डर करने की वजह से
सजा हुई थी, फिर बाद में उसको छोड़ दिए। तो वहाँ रूल जान ही रहे हैं आप कितना बढ़िया है। अब उस केस में वो निकला बेचारा, निकल के घर जा रहा था, मतलब जेल से निकल के घर जा घर पहुंचा, जश्न हुआ बढ़िया फर्स्ट क्लास की, निकल गए, छूट गए। जश्न में उसने फायरिंग की और एक आदमी फिर निपट गया, फिर से जेल हो गई। जेल से निकले, घर गए, घर से वापस जेल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। आपने मूवी देखी होगी खिलाड़ी 786, खिलाड़ी भैया, है ना, अक्षय कुमार की। उसमें एक कैरेक्टर है आजाद, नाम आजाद है, पर वो हमेशा कहाँ रहता है, जेल में। जेल से निकलता है, कोई ना कोई इवेंट हो जाता है, वापस कहाँ, जेल। तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, 0, सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखिए, चेंज इन पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, जहां पहले थे वहीं कल वहीं अभी भी है, तो इसका मतलब हुआ कि चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस 0 होगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एल। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस गाड़ी में नहीं होता है। क्लियर है, इसको याद कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया, हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग इससे रिलेटेड दो छोटे छोटे और डेफिनेशंस में। ठीक है, वो है, एक है स्पीड। तो स्पीड में बेसिकली हम पढ़ेंगे सबसे पहले एवरेज स्पीड। घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने, इन दोनों के बीच में मान लिया कोई एक इवेंट लेते हैं, घर से स्कूल जाने का। अब आप अलग अलग रास्ते से, अलग अलग गली वगैरह से होते हुए स्कूल पहुंचते हैं, तो पूरे रास्ते में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जाने में आपको कुछ टाइम लगा है ना। तो सिंपली क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल इंटरवल टाइम, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सबसे अच्छी डेफिनेशन इसकी हो सकती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कुछ जगहों पे आप देखेंगे द रेशियो ऐसे लिखवा दिया जाता है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। बिल्कुल गलत है, मतलब यही है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। लेकिन हम इसे कभी ये नहीं कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। क्यों, क्योंकि रेशियो के लिए एक शर्त है, फंडामेंटल बात है कि रेशियो तभी निकलता है जब रेशियो यहाँ पे क्वांटिटी सेम हो। इसलिए कभी भी आप इसे ऐसे मत लिखिए, समझाइए कुछ भी, पर लिखते समय ध्यान रखिए, ऐसे मत लिखिए कि रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रेशियो हो ही नहीं सकता। So average speed is nothing but the total distance per unit time, total distance traveled per unit time। ठीक, एक यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड। जैसे मान लिया घर से लखनऊ गए, या घर से दिल्ली गए आप, या घर से चेन्नई गए आप, तो आप पूरे जर्नी में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस।
आपकी गाड़ी के ओडोमीटर की रीडिंग का चेंज, और कुल कितना टाइम लगा है, उस कुल टाइम में आपका चाय पीना, खाना खाना, नाश्ता करना, सब कुछ इंक्लूडेड है अगर आपने जर्नी में किया है तो। यानी घर से शुरू करके और वहाँ पहुँचने तक, डेस्टिनेशन तक पहुँचने में जो घड़ी के रोटेशंस का डिफरेंस दिखाई देगा वो होगा आपका टोटल टाइम। इसमें रुकना भी इन्वॉल्व है, इसमें चलना भी इन्वॉल्व है, फास्ट चलना भी इन्वॉल्व है, सेकंड स्लो चलना भी इन्वॉल्व है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे वेट किए हैं तो वो भी इन्वॉल्व है, यानी टोटल टाइम है, ये बात ध्यान रखनी। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मान लिए कि कोई पर्सन ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की D1 T1 टाइम में, या हाँ T1 टाइम में, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल की D2 T2 टाइम में, ठीक। तो आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो ये आसान है, या सॉरी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यानी D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2, एक फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर वो कह दे कि D1 डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं V1 स्पीड से, जैसा आपके क्वेश्चन में आता है, फिर D2 डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं V2 स्पीड से, ठीक। तब बताओ टोटल टाइम, टोटल एवरेज स्पीड। तो इस केस में भी फॉर्मूला वही रहेगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2। लेकिन इस केस में टाइम तो नहीं पता है, तब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले कंडीशन में D1 डिस्टेंस को V1 स्पीड से ट्रेवल करा तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बाई स्पीड से ही टाइम निकलता है। तो हमारा ये फार्मूला हो गया एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का हो जाएगा D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई T1 की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस D1 डिवाइडेड बाई स्पीड V1 प्लस डिस्टेंस D2 डिवाइडेड बाई स्पीड V2। आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपको कहे स्पेशल केस बना के, अगर मान लीजिए आपसे स्पेशल केस कहे कि आधी डिस्टेंस को V1 स्पीड से ट्रेवल किए हैं और अगले आधे डिस्टेंस को V2 स्पीड से ट्रेवल किए हैं, तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस चाहे जो है उसको दो हिस्से में बांट दीजिए। आधे डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं V1 स्पीड से, अगले आधे डिस्टेंस को ट्रेवल किए हैं V2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या हो जाएगा, D1 की जगह D, ठीक, D2 की जगह D, D1 की जगह D और D2 की जगह भी D। तो ऊपर D प्लस D कितना हो गया, 2D, और नीचे हो जाएगा D बाई V1 प्लस D बाई V2, हो जाए ना। D को कॉमन ले लेंगे, क्लियर है, तो D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1 बाई V1 1 बाई V2, जिसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये फॉर्मूला है एक स्पेशल केस, जब कोई पर्सन आधी आधी स्पीड को, आधे आधे डिस्टेंस को V1 और V2 स्पीड से ट्रेवल करें तो और अगर कुछ नहीं इवेंट, कोई भी हिंट नहीं है, तो आप सिंपल ये बेसिक फंडामेंटल रूल लेके चलेंगे। अब अगर स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड से डिस्टेंस निकाल लेंगे, V1 इंटू T1 डिस्टेंस D1 हो जाएगा और V2 इंटू T2 डिस्टेंस T2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब देखिए, डन है ना भाई? हाँ, अब देखिए डिस्टेंस एक क्या है, स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये रेस ये किस पर डिफाइंड हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पर। मान लीजिए इसको डिफिनीशन लिखना हो तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड के अलावा दूसरा हो सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी को हम सिंपली बोल सकते हैं स्पीड। और स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, एवरेज को कहेंगे औसत या मीन। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में क्या कह सकते हैं, देखिए हिंदी में कहेंगे तात्क्षणिक चाल। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं एक एक चीज को। तात्क्षणिक चाल, इसी तात्क्षणिक, जैसे अगर आपसे पूछें कि 10 बजे कार की स्पीड बताओ, तो वो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्ट पॉइंट पे पूछा है ना, तो उसको कहेंगे तात्क्षणिक चाल। ठीक, क्लियर है। तात्क्षणिक चाल कैसे निकलेगा, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल स्पेशली यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। हम किसी पर्सन के लोकेशन और उसके टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस एक्सिस पे बनाया टाइम और इस एक्सिस पे बनाया उसकी पोजीशन, जो खाली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब मान लो कोई पर्सन का ग्राफ कैसा भी बना, कुछ किसी भी टाइप का, तो मान लो हमने ऐसे बना दिया, किसी भी शेप का बना सकते थे, ऐसे बना दिया। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपसे कहें कि एवरेज बताओ, तो क्या करोगे, यहां से जर्नी स्टार्ट किए सपोज करो, इस पॉइंट पे जर्नी खत्म हुई सपोज करो, तो ये लोकेशन आपकी इनिशियल हो गई और ये लोकेशन आपकी फाइनल हो गई। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, यानी चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो एवरेज क्या आता है, एवरेज आता है चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एवरेज कैसे आएगा, चेंज इन एक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कैसे भाई, T1 से स्टार्ट किए तब X1 पे थे, लिख दे रहा हूं मैं, T1 पर स्टार्ट किए तो X1 पे थे, T2 पर स्टार्ट किए X2 पर पहुंचे, मतलब T2 पे एंड किए X2 पे पहुंचे। कहेंगे सर T1 T2 क्या है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार रेस्ट स्टॉप क्लॉक लेके जर्नी स्टार्ट कराएंगे। मान लिया आपकी घड़ी में 10:30 बज रहा था, तब आप यहाँ थे, 10:35 पे आप यहाँ पहुंच गए, तो 5 मिनट ये हो गया इंटरवल, और यहाँ से यहाँ तक का चेंज हो गया। क्लियर है। जैसे आप अपने घर स्कूल से निकले, अपने घर से निकले 8:30 बजे, तो कहाँ है, घर पे, 8:30 यानी 8:30 T1 हुआ, आपके घर का लोकेशन हुआ X1। ठीक, फिर 9 o'clock ले लीजिए, तो हो गया T2, तो आपकी लोकेशन कुछ और हो गई, मान लीजिए बाजार हो गया, मार्केट हो गया, या कोई दुकान हो गई, या फिर वो चाउमीन की दुकान जहाँ आप चाउमीन खाते हैं। ठीक है, नहीं स्कूल ही ले लीजिए, तो T2 टाइम पर आप कहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। तो ऑब्वियस सी बात है X1 X2 के बीच में कुछ चेंज हुआ है, पोजीशन आपकी बदली है, और इधर क्लॉक में टाइम भी बदला है, तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। पर मान लो हम आपसे पूछें कि बताओ इस इंटरवल पर इस समय कितनी स्पीड थी, ठीक इस समय कितनी स्पीड थी, इस समय क्या स्पीड थी, मतलब जैसे 8 बजे से 9 बजे के बीच में एग्जैक्टली 8:45 पर आपकी स्पीड क्या थी। तो ऐसे केस में तो आपके लिए एक प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी कि या तो आप स्पीडोमीटर लेके ट्रेवल करिए तो बता सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर स्पीडोमीटर नहीं लेके ट्रेवल करें, गाड़ियों में लगा होता है, अगर आप नहीं लेके ट्रेवल करें तो कैसे बताएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, हमेशा हम निकालेंगे तो एवरेज ही निकलेगा, कभी भी हम वैल्यू निकालेंगे एवरेज ही निकलेगा। तो करें क्या, मुझे एग्जैक्ट इस वैल्यू पे चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि सर T1 से T2 तक का एवरेज निकाल लीजिए, वो इसके बराबर होगा, पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वो बीच में बहुत वेरिएशन आती है, कभी आप फास्ट चलेंगे, कभी स्लो चलेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है इसको छोटा करेंगे। मान लीजिए एक इंटरवल यहाँ से यहाँ का बना है, ये वाला, अब देखिए इंटरवल छोटा हुआ,
तो पोजीशन और नजदीक आएगी। फिर हमने इंटरवल और छोटा किया, तो इंटरवल और छोटा हुआ तो पोजीशन और चेंज एग्जैक्ट के आसपास आएगी। ऐसे करते करते हम ये इंटरवल को घटाएंगे, यानी ये इंटरवल को क्या करेंगे, घटाएंगे, और छोटा और छोटा और छोटा। अगर हम इस इंटरवल को इफ वी रिड्यूस डेल्टा टी अगर हम इंटरवल को रिड्यूस करें तो भाई छोटा करने की तो कोई लिमिट है नहीं। किसी चीज को छोटा 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 पहले 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10, 60 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो करते जा सकते हैं। तो डेल्टा टी को कितना छोटा करें कि एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, तो एक मैथमेटिकल टूल है अपने पास, लिमिट की। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्या कहेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इतना छोटा इंटरवल की जैसे जीरो, इतना छोटा इंटरवल की जैसे जीरो। तो जीरो इंटरवल अगर ले लिए, जीरो टाइम इंटरवल हो ही नहीं सकता, किसी इवेंट का नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिकल टूल है, ले सकते हैं। न्यूटन के दिमाग की उपज है कैलकुलस। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, उस केस में जो आपका डेल्टा एक्स होगा वो 1 सेकंड में ट्रेवल की गई दूरी होगी लगभग, या और भी कम टाइम में। वो हमारा एक तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यू आता है। तो ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू कह सकते हो एक तरीके से एवरेज स्पीड ही है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन एक शर्त लगा दिए हैं क्या, कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो एक लिमिट लगा दिए हैं क्या, कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर लिमिट बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो के बराबर, तो एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इससे क्या होगा, हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पर स्पीड निकाल पाएंगे, और एग्जैक्टली उस पॉइंट की स्पीड निकलेगी स्लोप से। किससे, इस लाइन से, इस लाइन के स्लोप से। तो ये और कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। मैंने आपको अपने मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में तो जो 2-3 लेक्चर्स लिए हैं, उसमें डिफरेंशिएशन का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। उसमें ये बात हमने आपको बताई थी कि डी बाई डी टी, डी बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी टी, ये एक तरीके से रेट ऑफ चेंज होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी ये कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। पर पोजीशन लिखेंगे तो एग्जैक्टली वेलोसिटी काउंट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। पर ये अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी भी नहीं बन पा रही, तो इसको डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हुआ। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमेशा ये वाली चीज यूज करेंगे, और ये वाली चीज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एक्चुअली क्या है, ये है डी एक्स बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह की स्पीड डिफाइंड है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों स्पीड का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दोनों का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड।
दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है। तो ध्यान क्या क्या रखना है, और SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन L और T-1, कैसे, डिस्टेंस का L, टाइम का T, तो L T-1। दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का नोट्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ तक हम आपको बता रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम आपको वेलोसिटी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे, और कल ही की क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन भी देखेंगे। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू। अब पहले एक क्वेश्चन लेके जाइए, और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चाहिए ही चाहिए। इतने में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ए पर्सन covers his half distance with speed v, and the other half distance is traveled in two parts. The time of both parts is same, but the speeds are v/2 and 3v respectively. मतलब कोई पर्सन अपनी आधी जर्नी को v स्पीड से ट्रेवल करता है, क्लियर है? बाकी बची आधी, उस बाकी आधी जर्नी को दो हिस्से में ट्रेवल करता है। दो हिस्सा मतलब उस दो हिस्से में दोनों हिस्से का टाइम इंटरवल सेम है। यानी मान लीजिए कि एक जर्नी कुछ देर में ट्रेवल किया, बाकी आधी जर्नी 1 घंटे में किया, तो 1 घंटे में से आधा घंटा एक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और अगले आधे घंटे दूसरे स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हमको कहाँ चाहिए? कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट देखेंगे, वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन का कांसेप्ट देखेंगे, फिर आगे काइनेमेटिक्स में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।